अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ब्लड में हम आरबीसी की बात कर रहे थे। आरबीसी और ब्लड में आज हम आगे बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल दे दूं कि हमने ये स्लाइड पढ़ी थी, वेरिएशन इन आरबीसी काउंट। अब वेरिएशन में दो ही बातें हो सकती हैं, एक तो आरबीसी काउंट बढ़ सकता है, दूसरा आरबीसी काउंट डिक्रीज हो सकता है, और साथ में आरबीसी की शेप्स वगैरह में भी वेरिएशन आ सकती हैं। बट नाउ वी आर कंसर्न विद द आरबीसी काउंट। सो अगर किसी भी वजह से आरबीसी काउंट में इंक्रीज होता है, इंक्रीज, तो हम इसके लिए लफ्ज यूज करेंगे पॉलीसाइथीमिया। क्या लफ्ज यूज करेंगे? पॉलीसाइथीमिया। ये या तो फिजियोलॉजिकल काज की वजह से हो सकता है या फिर पैथोलॉजिकल काज की वजह से। तो फिजियोलॉजिकल काजेस यानी कि नॉर्मल जो हमारी एज, जेंडर वगैरह या हमारी इन्वायरमेंट में कुछ डिफरेंस आने की वजह से हो, वो हमारे फिजियोलॉजिकल काज है। और पैथोलॉजिकल काज ऑफ कोर्स किसी बीमारी की सूरत में, डिजीज या इन्फेक्शन की सूरत में अगर इसकी काउंट चेंज होती है तो हम कहेंगे ये एक पैथोलॉजिकल काज की वजह से चेंज हुई है। अच्छा, तो पहला फैक्टर जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा वो है एज। अब यहाँ पर इन फिजियोलॉजिकल काजेस के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, ये रिवर्सेबल होते हैं, यानी जब वो काज हट जाता है तो ये ठीक हो जाते हैं। अब पहली चीज है एज। तो एज के बारे में जरूरी बात यह है कि इंसान जब पैदा होता है एट बर्थ आरबीसी काउंट इज अबाउट 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। नॉर्मल काउंट क्या था? एक लम्हा सोचिए। नॉर्मल काउंट 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm था, बट यहाँ पर 8 to 10 है। The count decreases within 10 days after birth due to destruction of RBCs. ये काउंट डिक्रीज होगा कब? पैदाइश के 8 से 10 दिन बाद, और इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल जाइंडस होगा। फिजियोलॉजिकल जाइंडस आप जानते हैं, यानी बिलिरुबिन लेवल वो बढ़ जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा न्यूबॉर्न बेबीज जब पैदा होते हैं तो उनको जाइंडस हो जाता है। वो यही वजह है कि उनके आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है और आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से उनमें फिजियोलॉजिकल जाइंडस आ जाता है। However, in infants and growing children, the cell count is more than the value in adult. इसके अलावा भी जो बच्चे हैं यानी इन्फेंट्स हैं या ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, जो इससे थोड़ी बड़ी एज में भी है 8-10 साल, उनका आरबीसी काउंट वैसे भी हमसे ज़्यादा होता है एडल्ट से। अब अगली बात है सेक्स। सेक्स मीन मेल और फीमेल। अब मेल का तो आपको पता है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट बिफोर प्यूबर्टी, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, एंड आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल द आरबीसी काउंट इज सिमिलर। बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज यानी इन बिटवीन का जो एरिया है, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल कहलाता है, द काउंट इज लेस देन दैट ऑफ द मेल। 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm तक कम होता है। ठीक है, तो क्या बात है यहाँ पर? बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज मेल के जैसा सेम रहता है, बट इन बिटवीन जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है उसमें ये थोड़ा सा कम होता है ड्यू टू द ब्लीडिंग। अच्छा, अब बात करते हैं हाई अल्टीट्यूड की, यानी बहुत हाई जगह पर जब हम जाते हैं या जहाज में सफर करते हैं या पहाड़ों पे जाते हैं, तो ऐसे में क्या सिचुएशन होती है? इन माउंटेन अबाउट 10,000 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल। जब भी पहाड़ों की अच्छा, यहाँ पर एक और बात मुझे ध्यान में आई कि आप में से बहुत सौ को मेनोपॉज का मतलब समझ नहीं आया होगा कि मेनोपॉज होता क्या है। चलो वो बता दूं। मेनोपॉज जब फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाए, तो इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ये आफ्टर एज ऑफ 40-42 ये नेचुरली स्टॉप हो जाते हैं।
बाज़ फीमेल केस से कुछ लंबे हो सकते हैं, बाज़ फीमेल केस से कुछ पहले रुक सकते हैं, बट ये एक एवरेज काउंट है। तो मेनोपॉज क्या हुआ? जब रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए तो हम इसको कहेंगे मेनोपॉज। चलो वापस हाई अल्टीट्यूड की तरफ आते हैं। अच्छा, जो पहाड़ों की हाइट है वो समंदर से काउंट की जाती है कि वो समंदर से कितने ऊंचे हैं। तो 10,000 फीट मीन सी लेवल से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आरबीसी की जो काउंट है तो उसमें 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम तक का इजाफा हो जाएगा। जो नॉर्मल हमारी 5 है उससे 7 तक वो चली जाएगी मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ये क्यों होगा? ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या सिचुएशन है? डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू को हम कहेंगे हाइपोक्सिया। तो हाई अल्टीट्यूड में हमें हाइपोक्सिया होता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी के पास मौजूद जो हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन वो रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? एरिथ्रोपोइटिन। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। अब ये एरिथ्रोपोइटिन जो है ये स्टिमुलेट करता है किसको? बोन मैरो को। अब बोन मैरो का क्या पंगा है? बोन मैरो ही वो जगह है जहां पर आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, तो हाई अल्टीट्यूड में क्या हुआ? जब आप 10,000 फीट से ऊपर जाएंगे तो आपके जो आरबीसी काउंट है वो 5 मिलियन से चढ़ जाएगी 7 मिलियन तक पर 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम तक पहुंच जाएगी। हो गया ऐसा क्यों? हाइपोक्सिया हो जाएगा जिसमें टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से किडनीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करेंगे। अब एरिथ्रोपोइटिन क्या काम करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को, और बोन मैरो आरबीसी प्रोडक्शन एक्सीड कर देगी, वो तेज कर देगी। मस्कुलर एक्सरसाइजेस ऑफ कोर्स जब हम मसल्स को यूज करते हैं ये भी एक टेम्परेरी इंक्रीज काज करता है आरबीसी काउंट में बिकॉज ऑफ माइल्ड हाइपोक्सिया एंड कंट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन। जब हम मस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो हाइपोक्सिया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट थोड़ा बढ़ जाता है। और साथ में होता है स्प्लीन जो है वो बहुत सारा ब्लड स्टोर करता है। स्प्लीन तो आप जानते हैं ना, आगे अगर किसी चैप्टर में आया तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा स्प्लीन को। तो स्प्लीन में बहुत सारा जो ब्लड होता है वो स्टोर होता है, अबाउट 1 लीटर तक 1000 ml तक का ब्लड स्टोर होता है। तो ये सारा स्प्लीन कंस्ट्रक्ट कर देता है और बाहर हमारे जो वेसल्स है ये ब्लड उसमें चला जाता है ताकि जो करंट ब्लड है उसकी हेल्प आउट हो सके हाइपोक्सिया को खत्म करने के लिए। और साथ ही साथ जब हम मसल एक्सरसाइज करते हैं तो एड्रेनलिन की भी काफी मिकदार निकलती है, और एड्रेनलिन जो है वो स्प्लीन की कंट्रैक्शन में अहम रोल प्ले करता है, और ये स्प्लीन से निकला हुआ आरबीसी जो हमारे सर्कुलेशन पे होता है ये हमारी आरबीसी काउंट को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा इमोशनल कंडीशंस भी हैं, जैसे एंजाइटी है, इसमें हमारा आरबीसी काउंट इंक्रीज हो सकता है। अब इंक्रीज जो है आरबीसी काउंट में ड्यू टू एंजाइटी है वो इसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से। इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी एज इन द केस ऑफ मस्कुलर एक्सरसाइज। जिस तरह हमारे मस्कुलर एक्सरसाइजेस का फिनोमेना है इसी तरह हमारी इमोशनल कंडीशन का भी सेम फिनोमेना है, स्प्लीन का बहुत सारा ब्लड वापस सर्कुलेशन पे शामिल करना। अब अगली बात है एनवायरमेंटल टेम्परेचर। आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस टेम्परेचर में रह रहे हैं उसका भी आपकी एक्सक्यूज मी आरबीसी काउंट पर अच्छा खासा फर्क पड़ता है। अब इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज आरबीसी काउंट। Generally, increased temperature increases all the activity in the body, including production of RBCs. टेम्परेचर के साथ क्या है? टेम्परेचर के साथ हमारी तमाम एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं जिस्म की, इंक्लूडिंग आरबीसी प्रोडक्शन। तो ज्यादा टेम्परेचर में हमारा आरबीसी काउंट ज्यादा होता है। और फिर बात आती है मील की, यानी खाना। देयर इज स्लाइट
increase in RBC count after taking meal. It is because of need of more oxygen for metabolic activity. Excuse me. जब हम खाना खाते हैं तो ऑफ कोर्स हम बहुत सारा फूड लेते हैं जिसको मेटाबोलाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस मेटाबॉलिज्म को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमारा जिस्म बहुत सारा ब्लड प्रोड्यूस करता है ताकि सर्कुलेशन बेहतर से हो सके, ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अच्छी से हो सके। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को असिस्ट करने के लिए आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। डिक्रीज इन काउंट, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज़ है कि डिक्रीज इन काउंट। डिक्रीज इन काउंट जो होता है वो किन किन सिचुएशन में होता है। अब यहाँ पर भी है डिक्रीज इन आरबीसी काउंट अकर इन फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। हाई barometric pressure. At high barometric pressure, as in deep sea, when the oxygen tension of blood is high, the RBC count decrease. अब यहाँ पर हमारा सिस्टम, हमारा जिस्म हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको ऑक्सीजन की तरसील जिस्म में बताई थी कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे मूव करता है, किन किन फैक्टर्स के साथ। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि प्रेशर डिफरेंस, ऑक्सीजन का जो प्रेशर डिफरेंस है वो ही ऑक्सीजन सैचुरेशन को डिफाइन करता है। तो अब डीप सी डाइविंग में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे सेल जल्दी से सैचुरेट हो सकते हैं और अप टू हायर लेवल सैचुरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो आरबीसीज हैं उनकी कम तादाद भी वो काम परफॉर्म कर सकती है। तो आरबीसी काउंट इसके साथ डिक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग स्लीप आरबीसी काउंट जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप, और जागने के बाद फौरन ये नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, क्योंकि स्लीप में हम ना कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना मस्कुलर, और तो हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है तो आरबीसी काउंट भी डिक्रीज हो जाता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है? द आरबीसी काउंट डिक्रीज, इट इज बिकॉज इन इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या करता है? जो वॉल्यूम है ऑफ प्लाज्मा वो बढ़ जाता है। तो जो पहले हमारा 1 mm ऑफ ब्लड था, वो 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, उसमें प्लाज्मा जितना था, प्रेगनेंसी में उसकी निस्बत प्लाज्मा की मिकदार बढ़ जाती है। तो मीन वैल्यू जो निकलती है आरबीसी काउंट की वो कम हो जाती है। तो ये सिंपल सारी चंद चीज़ें थी जो मैं समझा, मैं सही से एक्सप्लेन नहीं की मैंने, तो दोबारा आपकी नज़र कर दी। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस की। यहाँ पर पहली बात है पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। पैथोलॉजिकल वेरिएशन इंक्रीज इन पॉलीसाइथीमिया और डिक्रीज को हम कहेंगे एनीमिया। अब पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज कर जाती है अबाउट 7 मिलियन पर क्यूबिक mm। अब पॉलीसाइथीमिया जो है ये दो टाइप का है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जो प्राइमरी है उसको हम पॉलीसाइथीमिया वीरा भी कहते हैं। क्या? पॉलीसाइथीमिया वीरा। It is a disease characterized by persistent increase in RBC count over 14 million cubic mm of the blood। कितनी बढ़ गई? 14 मिलियन, यानी जो हम नॉर्मल इंक्रीज जब का जिक्र करते हैं वो 7 मिलियन है, बट इट इज अबाउट 14 मिलियन, ये 7 मिलियन की भी डबल हो गई। दिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स काउंट अबाउट 24,000 पर क्यूबिक
mm ऑफ ब्लड। तो इसके साथ जो बकिया प्रोडक्शन ऑफ WBCs है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और ये होती कब है? पॉलीसाइथीमिया वीरिया अकर इन माइलो proliferative disorders like malignancy of the red bone marrow, यानी इसमें अगर कोई कैंसर है, malignancy है, जिसकी वजह से फिर ये तादाद बढ़ जाती है RBC की, WBC की, और ये इतनी ज़्यादा होती है कि इस पेशेंट को कंटिन्यूसली RBC अपना जो ब्लड है वो डोनेट करना पड़ता है, अदरवाइज इसकी काउंट बहुत बढ़ जाती है। हमेशा वो वीक में या 2 में वो ब्लड डोनेट करेगा, अदरवाइज उसको अपने ही मसाइल होंगे इससे ज़्यादा तादाद में अगर RBC उसके जिस्म में पाई जाती है। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है? इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व है, हार्ट डिजीजेस, इसके अलावा कंडीशन एसोसिएटेड विद हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द लंग्स। अगर लंग्स को किसी वजह से ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है या हाइपरट्रॉफी हो गई है हमारे वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल्स या हमारे जो हार्ट के नीचे के 2 बड़े चैम्बर हैं ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं, स्पेशली अगर इसमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई है, राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स को सप्लाई करता है ब्लड, तो भी सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से भी सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। केमिकल्स हैं जिस तरह फास्फोरस एंड आर्सेनिक, इनकी पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है। और अगर आपको रिपीटेडली छोटे छोटे बूड लगते हैं, माइल्ड हेमरेज होता है, तो इसकी वजह से भी सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। अब सेकेंडरी को अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली बोन मैरो को टच नहीं कर रही, बट दीज आर द सेकेंडरी काजेज, दीज आर द काजेज विच आर काजिंग द RBC काउंट इंक्रीजेस। मतलब ये है कि ये मेन वजह नहीं है इनकी, यानी ये एक सिचुएशन क्रिएट करती है और वो सिचुएशन फिर RBC काउंट बढ़ाती है। तो क्या होता है इन तमाम सिचुएशन में कि हमारा जिस्म हाइपोक्सिया में जाने लगता है। आप खुद सोचिए, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होगा या राइट वेंट्रिकल में मसला होगा, हार्ट डिजीजेस होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होंगे, तो इस सारी सिचुएशन में हमारा जिस्म किस में चला जाएगा? हाइपोक्सिया में। हाइपोक्सिया के बाद क्या होगा? एरिथ्रोपोइटीन किडनी से रिलीज होगा और एरिथ्रोपोइटीन फिर स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को। तो ये तमाम सेकेंडरी काजेज है, इसी वजह से इसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं। और अगली बात है डिक्रीज इन हमारे RBC काउंट, इसको हम एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से किसी लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से कहें, कमेंट मस्ट कीजिए, आपको लेक्चर अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई कमी हुई या आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अपने लाइक्स और डिसलाइक्स से मुझे बताइए लेक्चर अच्छा था या बुरा, तो तमाम चीज़ें कीजिए, आपका कोई वक्त नहीं लगेगा, बट मुझे अंदाज़ा होगा और धीरे धीरे हम लेक्चर्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।